Welcome all to the new batch of ENDET 2024 by Ayurveda Bharati. तो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एंटेड के क्लास शुरू होने के पहले मुझे यही बात शेयर करना है कि मेनली द कंडीशंस में मेन कंडीशंस आते हैं कि दो प्रोफेशंस मेनली ए डॉक्टर प्रोफेशन एंड ऑल्सो ए टीचर प्रोफेशन दोनों नॉबल प्रोफेशंस में ही गिना जाता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में ये आता है कि अगर एक डॉक्टर मिस्टेक कर लेता है तब मेन कंडीशन ये होता है कि आइदर द डायग्नोसिस गेट्स रॉन्ग या फिर पेशेंट्स का डेथ होता है, वो कंडीशन होता है। पर अगर टीचर डस ए मिस्टेक इट कंटिन्यूज फॉर जनरेशन। तो इसी वजह से मेनली ये कंडीशंस में मेनली टीचिंग एज ए नॉबल प्रोफेशन के तौर पे गिना जाता है। इसलिए दोनों जनरेशंस एंड इवन द लाइफ एंड ऑल्सो द नेक्स्ट जनरेशन को नया नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए ये स्टेपिंग स्टोन की तरह एनटेक का सक्सेस को हमें गिना जाता है। तो मेनली नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से मेनली ये यूनिट 1 में हम मेनली कवर कर लेते हैं रिगार्डिंग एनटेट का मेन इंपॉर्टेंट मैटर्स, जहां पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव लेवल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में कवर किया जाता है। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो टीचिंग एज इट इज ए सिंगल फेसेटेड प्रोसेस नहीं है, मेनली मल्टीपल फेसेटेड होते हैं, जहां पे एक इंडिविजुअल को या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को ज्यादातर लर्निंग इम्पार्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मेनली एक साइंटिफिक टेम्पर में मेनली क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह को इनकॉर्पोरेट किया जाता है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जाते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली खुद का एक लर्निंग एबिलिटीज या फिर लर्निंग स्किल को ज्यादातर आगे बढ़ाने के लिए मेनली ये टीचिंग प्रोसेस को मेनली गिना जाता है। तो उसके अलावा मेनली आते हैं रिगार्डिंग डायनामिक एंड इंटरकनेक्टेड के बारे में है, मेनली द मोल्ड्स माइंड्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में। उसके अलावा इंटरनेशनल फैसिलिटेशन के बारे में है। तो इस इंटरनेशनल फैसिलिटेशन में मेनली फर्स्ट कंडीशंस होता है कि हमें कोई भी चीज है या फिर टीचिंग कंडीशंस में मेनली एक प्लानिंग होना चाहिए एंड उसको एक एक्शंस में मेनली कैप्सूल्स फॉर्म में या फिर मोस्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फिर बाद में आता है गाइडेंसिंग द न्यू बडिंग स्टूडेंट्स। तो इसकी वजह से मेनली एक एनवायरमेंट कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट में ज्यादातर ये टीचिंग इनकॉर्पोरेटिव्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो लर्निंग फैसिलिटेशंस में मेनली आते हैं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स नहीं होते। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स कोई भी हमें इंफॉर्मेशन के लिए गूगल मिल सकते हैं, टेक्स्ट बुक मिल सकते हैं, पर एक टीचर मतलब जरा सा ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स ही नहीं होता है, बल्कि एक मटेरियल को एक्सप्लोर कर लेना या फिर नया नॉलेज एंटिटीज को डिस्कवर करने के लिए बच्चों को मोटिवेट कर लेना मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। इसमें मेनली इंडिविजुअल एंड ग्रुप फोकस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास कंटेन्स 60 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स। इसमें मेनली आते हैं रिगार्डिंग एक एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली उसमें इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंस ज्यादातर एक कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर कलेक्टिव लर्निंग के लिए दिया जाता है। तो इसकी वजह से मेनली एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फिर लर्निंग स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट करके नॉलेज को एक्सचेंज किया जाता है विद इन द ग्रुप्स। इसकी वजह से डू ग्रुप एक्टिविटीज एंड डिबेट एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसमें नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज करके जो आते हैं, इसमें नॉलेज ट्रांसफर, पहले नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए खुद को एक टीचर को डीप अंडरस्टैंडिंग मेनली हमारे कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स। अगर समझ लो हमें कले कपोत न्याय के बारे में एक्सप्लेन करना है, तब हमें न्याय धातु पोषणा और फिर उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन बैलेंसिंग के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो इसलिए नॉलेज ट्रांसफर के लिए मेनली एक कंसेप्ट का डीपर अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, मेनली हम ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो मेनली हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में भी लेके जाना है। जैसे समझ लो कि नाड़ी परीक्षा के बारे में हम कभी थियोरिकल एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर नाड़ी परीक्षा कैसे कर सकते हैं, कौन सी कंडीशंस में कर सकते हैं। उसके अलावा पदार्थ विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, पदार्थ विज्ञान का क्लिनिकल साइड इंकॉर्पोरेट करने के लिए हमें प्रैक्टिकल एबिलिटीज को थोड़ा ले लेना है। तो वो मेनली नॉलेज में रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में या फिर बच्चों को कंप्लीट टास्क या फिर ओपीडी मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर है वैल्यू इंस्टॉलेशंस। अ नॉलेज विदाउट अ वैल्यू इज अ वेस्ट। तो
प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर वैल्यू एजुकेशन से ही मेनली एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या फिर ए सोशली रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर बना सकते हैं। इसलिए ज्यादातर ए पॉजिटिव वैल्यू, उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओवरऑल ए ग्लोबल सर्विस माइंडेडनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि एम्प्टी वेसल्स को हम इंफॉर्मेशन से भर रहे हैं, तो एम्प्टी वेसल्स को जरा सा भी पानी डाल के भरने से भी ज्यादा अच्छा होता है जब उसमें क्यूरियोसिटी आ जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं, एंड देन इसके साथ साथ एक क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल्स भी ज्यादातर आ जाते हैं, तो एंड इट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। तो इसकी वजह से मेनली एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एबिलिटी को नॉर्चर कर लेना एक टीचर का मेन इंपॉर्टेंट एम्स में भी आ जाते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग में मेनली क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन हम बल्क में कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ उसमें एक कंक्लूजन तक आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऑर्गन्स के बारे में क्लोमा, यकृत करके बहुत सारे चीजें बताए, फाइनली क्लोमा क्या है या फिर यकृत क्या है करके एक प्रोबेबल कंक्लूजन तक आने के लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग मैंडेटरी होता है। तो इसमें मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आ जाते हैं। तो पहले चैलेंजेस, मेनली चैलेंजेस क्या होता है, वैरीड अमाउंट ऑफ रेफरेंसेस हमें मिलता है, ये रेफरेंसेस सभी कलेक्ट करके हमारे खुद का एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ सॉल्यूशंस के साथ साथ आउटकम तक वापस आ जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट लर्निंग में क्या होता है कि मेनली इंडिपेंडेंट लर्निंग में एक लर्निंग जर्नी होता है। समझ लो कि हमने पदार्थ विज्ञान से शुरू करके काय चिकित्सा तक पहुंचने के टाइम में एक ऑटोनोमस लर्निंग एबिलिटी होता है, हमारा खुद का नॉलेज होता है, और फिर उसके साथ साथ हमने जो कुछ भी ये ऐसे पढ़ सकते हैं करके हमें एक इंडिविजुअलिटी हो जाता है। तो कंक्लूजन में क्या होता है कि एक ट्रांसैक्शनल एक्टिविटी होता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स मल्टी फैसेटेड प्रोसेस जिसमें सिर्फ नॉलेज को इंपार्ट करने का नहीं, पोटेंशियलिटी ऑफ द लर्नर्स को बढ़ा देना इंपॉर्टेंट टास्क में आ जाते हैं। तो उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर इंडिपेंडेंट लर्निंग एबिलिटीज को नया वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए एक टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के लिए, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है, when we give the knowledge। तो गिविंग नॉलेज में मेनली फर्स्ट कंडीशंस क्या होता है, हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर रिलेवेंट नॉलेज देना है। सर्जरी के बारे में 10 साल के पहले की चीजों बताने से भी ज्यादा अच्छा होता है रिलेवेंटली करंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बता देना। तो इसलिए मेनली इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफर इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ एक कनेक्टिंग न्यू नॉलेज, मतलब ओल्डर साइंटिफिक नॉलेज को नया नॉलेज के साथ जुड़ के मेनली एक कंटेंट डिलीवरी सिस्टम के लिए ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशंस आ जाते हैं। उसके साथ साथ कनेक्शंस इन अक्रॉस द डिसिप्लिन्स करके आ जाते हैं। मेनली लर्नर्स को ज्यादातर नॉलेज का इंटरकनेक्टेड रीडिंग विद इन द श्लोकास या रीडिंग विद इन द गैप्स करके हम बोलते हैं ना, तो उसी तरह एक कनेक्शंस डिसिप्लिन्स के बीच में या फिर लाइन के बीच में या फिर अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स दोनों को जान लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है डेवलपिंग स्किल्स के बारे में है। तो स्किल्स में मेन इंपॉर्टेंट होते हैं कि लर्नर्स विद अ डाइवर्स स्किल सेट करके आता है। इसमें मेनली कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी स्किल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंस होना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन रिलेटेड में मेनली प्रैक्टिस एंड उसके साथ साथ न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ले लिया पदार्थ विज्ञान को क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मेनली प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन का दूरी को कम कर सकते हैं। फिर है वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। देखो कोई भी चीज हम पढ़ने से हम महान नहीं बन सकते हैं, तो उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है, एम्पैथेटिकल नॉलेज होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईक्यू इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ एक एथिकल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अब बहुत बड़ा सर्जन है, फिर भी क्या होता है कि कभी कभी लैक ऑफ एम्पैथी से क्या होता है कि वो प्रोफेशंस का डिमनेस दिखाई देता है। इसलिए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड ओवरऑल एम्पैथेटिकल सिटीजन्स को क्रिएट कर लेना एक टीचर का वैल्यू एडेड एजुकेशन में इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एंड देन रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल रीजनिंग के बारे में है, जैसे क्रिटिकली एक एक इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके प्रोबेबल कंक्लूजन तक आने ना, प्रोबेबल एथिकल डिसीजंस तक आने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ दोषी विषा, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ पुटा, ये सब इसमें इंपॉर्टेंटली आ जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेनली एनवायरमेंटल स्पार्क या फिर एनवायरमेंटल क्यूरियोसिटी को बढ़ा देना, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस
बताने के लिए एक एनकरेजमेंट मेंटालिटी या फिर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को बता देना। मेनली हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद के साथ यहाँ पे नेचुरोपैथी एंड यूनानी सिस्टम में क्या क्या डाइवर्सिटी बताया है और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिकित्सा जो बताया है, इन सभी के बारे में एक कल्टिवेटिंग इंक्वायरी सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। एंड देन उसके साथ साथ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स करके कंडीशंस आ जाते हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में क्या होता है कि व्हाट, व्हाई, हाउ, कैसे, कब ये सब होते हैं, उनके बारे में मेन कंडीशंस में मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करना होता है। उससे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट लर्नर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या होता है कि एक क्यूरियोसिटी आ जाते हैं, एक एक्साइटमेंट आ जाते हैं, एंड उसके साथ साथ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं रिगार्डिंग मोटिवेशन फॉर द लर्निंग। डॉक्टर्स जर्नी इज ए मोटिवेशनल जर्नी, लाइफ लॉन्ग जर्नी करके हम बोल सकते हैं। जैसे आज पढ़ लिया, बीएमएस मिल लिया, उससे कुछ फायदा नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक मोटिवेशनल लर्निंग जहां बियॉन्ड द ट्रेडिशनल असेसमेंट से भी आगे आप नया एनवायरनमेंट में कैसे अपने साइंस को एनकोप कर सकते हैं, इनके बारे में लाइफ टाइम लर्निंग इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेनली सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड एक्सप्लोरेशन क्राइटेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं रिगार्डिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल्स के बारे में। हर किसी का लर्निंग स्किल वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। तो टीचर्स का मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि इंडिपेंडेंटली कैसे पढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्किल होना चाहिए, एक प्रॉपर लर्निंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए, पर एक रिसर्च इंट्यूशन हम बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंटली स्पीकिंग द नॉलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब मेनली ऑब्जेक्टिव के बारे में था। अब हम देख रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या हो सकते हैं। मेन लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि एक फाउंडेशन हो जाते हैं। मेनली हमारे पास बहुत सारा फैक्ट होता है, वो फैक्ट को हम सॉर्ट आउट कर लेना है एंड उसमें एक फॉर्मूला बना देना है, उसको सॉर्ट आउट करके डेफिनेशन फॉर्म्स में बना देना है। मतलब एक डिसिप्लिन्ड वे से हम पढ़ाते हैं तो वो ज्यादातर बहुत इजिली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। अगर हम 10 पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट के बाद 10th पॉइंट में आ गया तो क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लेवल ऑफ टीचिंग मोस्ट मैंडेटरी हो जाता है। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि एक नॉलेज का एक बेस बना सकते हैं हम। बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, इसलिए नॉलेज के लिए पहले ही एक इंफॉर्मेशन बेसिक स्ट्रॉन्ग नॉलेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड इसका लिमिटेशंस क्या होता है कि मेमोराइजेशंस वगैरह या फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह उसके ऊपर ही हम बढ़ा सकते हैं। एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि निमोनिक डिवाइसेस, एसोसिएशन, कैटेगराइजेशन, मेनली रिलेटिंग द थिंग्स। जैसे ये फला, ये फला मेनली रिसेंबलिंग द दत्तुरे, रिसेंबलिंग एनी अदर थिंग, तो रिसेंबलिंग एक कनेक्शन आ गया है वहां पे। उसी तरह मेनली निमोनिक फॉर्म में बहुत सारी चीजों को हम मेमोराइज नहीं कर सकते, उसके लिए स्मॉल स्मॉल निमोनिक्स रिलेटेड टू डेली लाइफ साइंसेस से हम पढ़ा सकते हैं, तो वो निमोनिक डिवाइसेस में आ जाते हैं। फिर आते हैं रिगार्डिंग एसोसिएशन। एसोसिएशन से क्या होता है कि पिक्चरल एसोसिएशन, ऑलरेडी एक पिक्चर देखिए, सिमिलर टू दैट पिक्चर, ये हम कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये मेनली इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज में आ जाते हैं। एंड देन रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में है, तो इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका मीनिंग ग्रास्प कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसका इंटरकनेक्टेडनेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनके बारे में। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि हम पहले वो कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेना है, उसको इंटरप्रेट कर लेना है, एंड देन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है। इसका एप्लीकेशन पार्ट में क्या होता है कि पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, डिसीजंस एंड कंप्लीट टास्क के बारे में है। जनरली इसमें हमें कषाय बना देना है, तो कषाय बना देने के लिए हमें कितने अमाउंट्स ऑफ क्वाद द्रव्य चाहिए, या फिर उसके अलावा हमें मैथमेटिकल करेक्शंस कर लेना है। तो उसमें x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स करके हम क्लासिफिकेशन जो होता है वो मेनली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। एप्लीकेशंस में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाते हैं, डिसीजंस मेकिंग आ जाते हैं, एंड देन ओवरऑल न्यू सिचुएशंस के हिसाब से पुराना टास्क को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं उनके बारे में। कम्युनिकेशन आ जाते हैं तो उसमें मेनली एक्सप्लेन कर लेना है, समराइज कर लेना है, एंड ओवरऑल द कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने का, डिबेट कर लेना है। जैसे एकृति से कृता, क्लोमा इज क्लोमा करके डिबेटेबल फॉर्मेट में आ जाते हैं। एंड देन आते हैं रिगार्डिंग इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज में मेनली आते हैं रिगार्डिंग डिस्कशन अबाउट अ केस। एक केस स्टडी के बारे में डिस्कशन कर लेना है,
केस स्टडीज निकालना है, एंड देन उसके साथ उसका डायग्नोसिस के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। अभी के नया करिकुलम में मेनली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत हो जाते हैं। जैसे समझ लो कि हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेना है या फिर उसके अलावा द्रव्य गुणा पढ़ लेना है, तो इसमें मेनली एक प्रोजेक्ट रिलेटेड लर्निंग या फिर इंटरपर्सनल स्किल से या फिर इंटर डिपार्टमेंट स्किल से हम नया एक लर्निंग क्राइटेरिया को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। दूसरे आते हैं रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मेनली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ स्टडी के बारे में बता देते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ स्टडी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि मेनली रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में एक आइडिया मिल जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और फिर उसके साथ साथ मेनली इंडिपेंडेंट एनालिसिस के बारे में। तो क्रिटिकल थिंकिंग में ये कंडीशन होता है कि ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर लेना एंड बाद में क्वेश्चंस को ड्रॉ कर लेना, फिर एक कंक्लूजन एंड देन हमारे आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, उसको अंडरस्टैंड कर लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस क्या होता है इनके बारे में है। इवैल्यूएशंस में क्या होता है कि एक लर्निंग प्रोसेस को हमें इनकॉर्पोरेट कर लेना है, कहां कहां पे हम इंप्रूव कर सकते हैं उनके बारे में बता सकते हैं, एंड ओवरऑल एक सेल्फ पर्सनल गोल्स के बारे में भी हम बता सकते हैं। मतलब हमारे गोल ये होना चाहिए, इसके लिए हम ये एरिया में कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। चाहे फर्स्ट ईयर से भी एक बच्चे को ज्यादातर रसशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो रसशास्त्र रिलेटेड बाइशिज्या मेडिसिन मैन्युफैक्चर रिलेटेड में कैसे सेल्फ पर्सनल गोल्स लगा के वो बाद में अपना फार्मेसी खोलने का या फिर उसके अलावा नया मेडिसिन इनकॉर्पोरेट करने के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज आते हैं कि डिबेट्स वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स करके आते हैं। अभी सीसीआर इसका अग्नि प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे नया नया प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे रिसर्च एंटिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस होना चाहिए एंड रिसर्च एंटिटी प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए इनके बारे में। तो उसके बाद आते हैं रिगार्डिंग इफेक्टिव टीचिंग के बारे में है। तो इफेक्टिव टीचिंग में मेनली आते हैं रिगार्डिंग लर्नर्स को लिए एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए हमें मोटिवेट कर लेना है एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग करने के लिए एक मोटिवेशन दे देना है। तो दूसरे आते हैं रिगार्डिंग एक गुड टीचर। ये सब क्राइटेरिया है। अभी गुड टीचर बनने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें हम एक्सपर्ट होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। तो इसमें मेनली एक क्रूशियल इफेक्टिव टीचर्स के लिए एक मेनली क्या होता है कि एक मतलब जिस्ट ऑफ नॉलेज पहले ही टीचर को होना चाहिए, तो वही हम स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। यू आर ऑलरेडी इन द सब्जेक्ट, तो इसलिए हम ज्यादातर वो मैनेज कर सकते हैं और बच्चों को वही मोटिवेशन दे सकते हैं। अगर हम कैसे भी करके पढ़ा देते हैं तो क्या होता है, the students will not be interested. So that is why stay updated in the field. अभी नया नया क्या आ सकते हैं या फिर ये इसमें से आगे जाते हैं तो आप कौन सा प्रोफेशन में ज्यादातर आपका दे सकते हैं, इन सभी के बारे में करंटली इन द फील्ड में रहते हैं तब ही पता चलता है। स्टे मोस्ट अपडेटेड। एंड देन आते हैं रिगार्डिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में। मेनली आते हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिकल रेलेवेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने संहिता पढ़ लिया, संहिता एंड क्लिनिकल स्टडी कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड देन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे आवरणा। आवरणा मेनली डिफिकल्ट पोर्शन, उसको कैसे हम डिवाइड करके प्रैक्टिकली कोरिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। या फिर दूसरे आते हैं रिगार्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेसन्स के बारे में है। उसमें आते हैं रिगार्डिंग एक्टिवली लिसनिंग, क्या बच्चे बोलते हैं या फिर क्या हमारे इधर उधर से नॉलेज मिलता है उनके बारे में एक्टिव लिसनिंग कैपेसिटी आ जाते हैं। या फिर वैरिड टीचिंग मेथड से एक डाइवर्सिटी ऑफ टेक्निक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उससे लर्नर्स एंगेज्ड करके आ जाते हैं। फिर है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में है, एक एक्शनेबल फीडबैक आ जाते हैं। इनको मेनली इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल से माना जाते हैं। एम्पैथी एंड पेशेंस मेनली गुड टीचर्स मैनिफेस्ट करने वाले या फिर कंसेप्ट मान लें में एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आपके बच्चे आपसे डाउट पूछते हैं एंड यू हैव नॉट पेशेंट, यू विल बी एंग्री विद देम। सो इट इज बेटर टू प्रैक्टिस द एम्पैथी एंड द पेशेंस। फिर आते हैं रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिविजुअल रेफरेंसेस के बारे में है। तो लर्नर्स डाइवर्स बैकग्राउंड से आ जाते हैं, कभी कभी उसमें से हमें एक उनका सूटेबल वाले एक लर्निंग स्टाइल को पिकअप कर लेना है, उनमें क्या क्या गलतियां होते हैं उनको सुधारना है, उसके साथ साथ सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बता देना है। एंड देन उसके साथ साथ रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहिए, उसमें एक मिस्टेक्स वगैरह भी नहीं होना चाहिए, एक हेल्पर के तौर पे वहां पे वर्क करना चाहिए। फिर है मोटिवेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हार्ड वर्क दिन भर खत्म हो जाते हैं, एक एक दिन में एक एक हार्डवर्क का मोटिवेशन खत्म होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी मोटिवेटेड
टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, टिल द लेवल ऑफ स्टडीज के लिए। तो इसलिए मेनली रिकॉग्नाइजिंग और फिर एनकरेजिंग, कंटिन्यू लीनिंग के लिए मोटिवेट कर लेना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिर है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में मेनली क्या होता है कि हमारे लेसन्स को प्लान कर लेना, जैसे तुरंत ही आके जाके नहीं पढ़ाना है, ऑलरेडी उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना है, उसका मेडिसिन मटेरियल्स बना देना है, फिर बच्चों को पढ़ के आने के लिए बोल सकते हैं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन्स या फिर क्लासेस विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। क्लासरूम टाइम क्या होता है कि एक प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए एक क्लियर एक्सपेक्टेशंस कर लेना, कुछ रूल्स को अनफेयर करके नहीं प्रैक्टिस कर लेना है। लर्निंग शुड बी ए जॉयफुल प्रैक्टिस। एंड देन रिगार्डिंग रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज कर लेना, जैसे पीपीटीज को एक रिसोर्स में आ जाते हैं, या फिर डिबेटेबल स्किल को, या फिर स्किट प्रोग्राम से पढ़ाने का, ये सब रिसोर्सेस में आ जाते हैं। या फिर कॉलेज का कुछ भी रिसोर्सेस मेनली यूज कर सकते हैं, जैसे द्रव्यगुणा गार्डन या फिर लेबोरेटरीज, ये सभी। मोटिवेशनल एंगेजमेंट क्या होता है कि एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, एंड रेलेवेंट होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। फिर आते हैं रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन के बारे में है। एक डिलीवरी टूल में जस्ट क्रिएटिवली यू आर पासिंग इंफॉर्मेशन, सीधा कोई भी बात कर सकते, इवन अलेक्सा भी बात कर सकते, पर आप एक क्रिएटिव एंटिटी के तौर पे दे सकते हैं, तो इट विल बी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट टू स्टूडेंट्स। फिर है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड अटेंशन हर किसी को चाहिए होगा, एंड इफ यू आर ए मेंटर टू द स्टूडेंट्स, इट विल बी ए लाइफ टाइम कनेक्शन विद द स्टूडेंट्स। फिर है सेंस ऑफ कम्युनिटी के बारे में, जिससे कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को हम बता सकते हैं। फिर रिफ्लेक्टिव एंड अडेप्टेबल पेडागोगिकल लर्निंग के बारे में है। तो रिफ्लेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिव टीचिंग से ही ज्यादातर एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, रिफ्लेक्टिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी करके हैं। तो टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए मेनली एक डाइवर्स लर्निंग नीड्स होना चाहिए, न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस डाल के पढ़ाने का टेक्निक्स होता है। और फिर इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग में क्या होता है कि एक फॉर्मल एजुकेशन मिलना चाहिए, लेवल एंड सब्जेक्ट्स में एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन नॉलेज वगैरह होना चाहिए। उसके साथ साथ ऑनगोइंग एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट या फिर प्रोफेशनल अपडेशन होना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देन उसके साथ साथ एक कमिटमेंट फॉर लाइफ टाइम लर्निंग भी होना चाहिए। एंड देन टीचर सर्टिफिकेशन के लिए जो भी है लाइसेंसेबल थिंग्स, मतलब लाइसेंस या फिर उसके अलावा सर्टिफिकेट्स या फिर टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स वगैरह एक टीचर का सर्टिफिकेट बन जाते हैं। पैशन एंड कमिटमेंट में क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड लर्नर सेंटर्ड फोकस होना चाहिए। एंड देन उसके साथ साथ एक अडेप्टेबिलिटी भी। एंड एडिशनल कंसिडरेशंस में मेनली क्या होता है कि एक टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होना के लिए ज्यादातर हमारे नोट्स या फिर उसके अलावा कुछ चीजें हम गूगल से ले सकते हैं या फिर पीडीएफ से ले सकते हैं, ये कभी के लिए टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में जो आने वाले कंडीशंस में जो बता दिया है। फिर उसके साथ आ जाते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट क्राइटेरिया में, रिगार्डिंग इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बता दिया था, एंड कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं उनके बारे में था। तो उसके अलावा आते हैं रिगार्डिंग इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में भी बताया था। तो आई थिंक दिस वाज द कांसेप्ट जो मेनली एक इफेक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी के बारे में हम बोल सकते हैं। एंड देन रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली होते हैं कैसे एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, उनके रिलेटेड मैटर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे कवर किया था। थैंक यू।